ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एक विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया। उन्होंने सेना के लिए नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या ये सेना को गाली देना नहीं है? आज हम सवाल पूछेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सेना के खिलाफ विवादित बयानों वाला एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। आज इस इकोसिस्टम का विश्लेषण आपके लिए होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने वाले डिप्लोमैटिक मिशन का हिस्सा हैं। अब उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस नेता उदित राज ने उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया है। लेकिन क्यों? यह खबर भी आपके लिए होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बिना युद्ध के पीओके भारत में मिल जाएगा? इसी पर मेरे साथ रात 8:30 बजे देखिए स्पेशल रिपोर्ट, पीओके स्वयं वापस आएगा। तो बढ़ते आगे और शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात उस इकोसिस्टम की करेंगे जिसमें पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और आतंकी हमले के पीड़ितों पर सवाल उठाने वाले नेता शामिल हैं। इस इकोसिस्टम में सबसे नया चेहरा जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का है। रणवीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणवीर सिंह ने जो कहा है वो वायुसेना के साहस और शौर्य को शून्य कर देने वाला है। इनका पूरा बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। वैसे विवादित बयान देने वाले नेताओं के इकोसिस्टम में कुछ पुराने चेहरे पहले से जगह बनाकर बैठे हुए हैं। इनमें एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी हैं, जिन्होंने आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। विजय शाह के बोल तो इतने बेशर्मी भरे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फटकार लगा चुकी है। ये सारे नेता ऑपरेशन सिंदूर, सेना के पराक्रम और हमले के पीड़ितों के खिलाफ संवेदनहीन, बेतुकी और विवादित टिप्पणियां कर इस इकोसिस्टम का दायरा फैलाते जा रहे हैं। सबसे ताजा और नया बयान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का है। रणवीर सिंह पठानिया स्थानीय लोगों के साथ एक नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरे थे। ये नोटिस उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से स्थानीय लोगों को जारी किया गया था। इसमें एयरफोर्स स्टेशन से लगी हुई सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आसपास की दुकानों और घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय लोग इसके विरोध में थे। ऐसे में रणवीर सिंह पठानिया को इस आपदा में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखा और वो भी स्थानीय लोगों के समर्थन में आ गए। यहां तक विवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अपनी सत्ता वाली हनक दिखाने के लिए रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने वाली वायुसेना का अपमान था। पहले आप वो 15 सेकंड का बयान सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। बदजुबान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, जरा उन पर गौर करिएगा। उन्होंने कहा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सोए होंगे ये लोग। अगर इन शब्दों के संदर्भ में देखें तो रणवीर सिंह पठानिया कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वायुसेना के जवान सोए हुए थे, वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। अब इन शब्दों को देखने और सुनने के बाद हम भारत की बात में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का बयान सीधे सीधे सेना को गाली देना नहीं है? क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया देश की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को ही कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या रणवीर सिंह पठानिया के खिलाफ सेना का अपमान करने को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? यहां हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि नालायकी बीजेपी विधायक की सोच में है। देश की सेना और उसके शौर्य से बढ़कर किसी भी भारतीय के लिए और कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो भी व्यक्ति चाहे वो बीजेपी या दूसरे किसी भी राजनीतिक दल का विधायक ही क्यों ना हो, उसे सेना का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि ऐसे बयानों के बाद अक्सर होता है, बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बहाना तलाश लिया।
एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसा दिख रहा है मैंने वैसा कुछ कहा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। देखिए डॉक्टर क्लिप मैडम, एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। 4-5 जगह से जुड़ा हुआ वीडियो है, ये जुड़ा हुआ एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो में। तो बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया कह रहे हैं कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। बयान को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। चलिए सच क्या है ये तो जांच होगी तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वीडियो देखकर साफ नजर आ रहा है कि रणवीर पठानिया ने जानबूझकर पूरे होशो हवास के साथ सेना के खिलाफ ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ इस बात पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है कि क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया जैसे नेता पीएम मोदी की बातें भी नहीं सुन रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल दौरे पर अलीपुर द्वार में रैली को संबोधित करते हुए भी एक बार फिर सेना के साहस की तारीफ की। यहां तक कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी थी कि पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी बिल्कुल न करें, लेकिन रणवीर सिंह पठानिया जैसे नेताओं ने शायद पीएम मोदी की नसीहत को भी नजरअंदाज कर दिया। यहां आपको पीएम मोदी का आज दिया गया एक बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बीजेपी विधायक के बयान को लेकर हो रही सियासत का अध्याय आपके लिए खोलेंगे। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। आज बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया के संदर्भ में हमने ऐसे बयानों वाले इकोसिस्टम का विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे बयान देते समय नेताओं को कोई भी डर नहीं लगता। सेना के खिलाफ बयान देने पर दूसरी तरफ से पलटवार में किसी तरह के जुबानी हमले का डर नहीं रहता। सेना के खिलाफ बोलने वाले ऐसे नेताओं को कानूनी मुकदमे के डर की आशंका कम रहती है, क्योंकि सेना ऐसे बयानों को महत्व नहीं देती। सेना के खिलाफ बोलकर ऐसे नेताओं को लगता है कि उनके समर्थकों के बीच उनका रसूख बढ़ेगा। दूसरी तरफ सेना की तरफ से ऐसे बयानों का खंडन भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात, बयान देने के बाद तोड़ने मरोड़ने के आरोप लगाने वाली सुविधा हमेशा ओपन या खुली रहती है, क्योंकि सेना ऐसे बयानों को भाव नहीं देती है। सेना का काम सियासत करना नहीं है, लेकिन विपक्ष ऐसे बयानों को विरोधी दल की तरफ हमले का हथियार बनाने से नहीं चूकता। रणवीर सिंह पठानिया के बयान पर अब जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि बीजेपी विधायक के बयान पर मोदी जी चुप क्यों है। जब जरूरत है तो पुलवामा और पहलगाम के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे, जब जरूरत नहीं तो सब ठेंगे पर। यहां तक कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं कि यह बयान निंदनीय है। किसी को सेना के अपमान का अधिकार नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने कहा है कि मैंने विधायक से बात की है। उन्होंने कहा है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिन लोगों ने बयान से छेड़छाड़ कर उसे पेश किया है उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। हालांकि हमारे सहयोगी अजय बाचलू ने जम्मू से हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मोदी जी चुप है। मोदी जी को सांप सूंघ गया है। मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है। मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। मैंने विधायक से बात की थी। उन्होंने कहा है कि बयान को तोड़ मोड़ का जो है वो बताया गया है। जिन्होंने उसके बयान के साथ तोड़ मोड़ किया है उनके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो लगाई गई है। ऐसा कोई भी बयान जो हमारे सैनिकों पर, जो हमारे वीरों पर और जो हमारे शहीदों पर सवाल उठाए वो स्वीकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है, चाहे रणवीर सिंह पठानिया हो और चाहे रामचंद्रन जी गाड़िया हों और चाहे जगदीश देवड़ा हों और चाहे विजय शाह हों। हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि वो पठानिया जैसे विधायकों पे कार्रवाई करे, उनके बयान की निंदा करे।
भारत की बात की फोकस इस बयान को देखें तो ऐसे बयानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। अगर किसी भी पार्टी से कोई भी नेता, विधायक या सांसद ऐसे बयान देता है तो उसके खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी ऐसा करती ही नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में पूरा देश ये देख चुका है। यही वजह है कि ऐसे बयानों वाला इकोसिस्टम फैलता जा रहा है और सेना पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर हैं, जो उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जिस पर विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी है। हालांकि उनको मिली ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। शशि थरूर विदेश जाकर दुनिया को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखा रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं, राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में उनकी आलोचना हो रही है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाए और अब एक एक कर पार्टी के कई नेता शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं। पहले आपको शशि थरूर का वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी असहज दिख रही है, फिर बताएंगे कि थरूर ने जो कहा है वो संयोग है या फिर प्रयोग। Our Prime Minister has made it very clear. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the Sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. शशि थरूर ने पनामा में आतंकवाद पर बात करते हुए कई बातें कही हैं। उनकी इस पूरी स्पीच से हमने कई कीवर्ड्स निकाले हैं, जैसे आतंकवाद, पाकिस्तान, 2015 उरी स्ट्राइक, LOC, करगिल वॉर, भारत सरकार, बदलाव, इंटरनेशनल बॉर्डर, आतंकी लॉन्च पैड, सर्जिकल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद से शशि थरूर ने सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान वो पार्टी लाइन से भी कई बार अलग राय रखते नजर आए। पनामा में थरूर ने जो कहा है उससे उनकी खुद की पार्टी असहज हो गई। कैसे, आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस मानती है कि सरकार बैकफुट पर है, जबकि शशि थरूर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि शशि थरूर मोदी सरकार के कदम को साहसिक बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर में पूछा है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। शशि थरूर ने कहा है कि हमारी सेना ने बॉर्डर पार कर आतंकी अड्डों को मारा और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा है, तो शशि थरूर ने भी जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पास आलोचकों के लिए वक्त नहीं है। इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस में एक एक्स पोस्ट वाली जंग भी चल रही है। बात बीजेपी से होते हुए कांग्रेस के समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक तक जा पहुंची है। कांग्रेस ने आज एक्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसपे कांग्रेस ने साल 2008 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया। दरअसल कांग्रेस ने शशि थरूर को उनके इस बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के दौरान पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women. Are present at the funeral of a wanted terrorist listed by the United Nations sanctions. रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है। एक डेलीगेशन थरूर के नेतृत्व में भी गया है, लेकिन जैसे ही पनामा में थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ में 2 शब्द कहे, उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उन पर सवाल उठा दिए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं।
पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। शशि थरूर जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए हैं। राजनीति में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो बवाल हो जाता है। यहाँ तो थरूर ने भारत सरकार की तारीफ कर दी है। कांग्रेस नेता थरूर के बयान को पार्टी लाइन से हटके बता रहे हैं, जिसके बाद थरूर के खिलाफ कांग्रेस में ही मोर्चाबंदी होने लगी है। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी हुई। थरूर ने पनामा में कहा है कि सितंबर 2015 में उरी स्ट्राइक के दौरान भारत ने पहली बार आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की थी। करगिल युद्ध के दौरान भी हमने एलओसी पार नहीं की थी, लेकिन इस बार हमने न सिर्फ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, बल्कि उससे भी आगे निकल गए हैं। When for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. थरूर पर आरोप लगा है कि वो चमचागिरी में बीजेपी नेताओं से भी आगे हैं, जिस पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी उदित राज की हाँ में हाँ मिला दी। पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर थरूर की किताब का जिक्र करते हुए लिखा, मैं डॉक्टर शशि थरूर से सहमत हूँ, जिन्होंने 2018 में अपनी किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखा था। वैसे सवाल ये भी है कि थरूर ने बीजेपी राज में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का तो जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस राज में हुए सैन्य ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। अपनी ही पार्टी की तरफ से तीर दागने के बाद जवाब शशि थरूर ने भी दिया और एक्स पोस्ट करते हुए कहा, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई की बात की थी, न कि युद्धों या हमारे सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी में हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र था, जिस दौरान भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। थरूर ने एक्सपोज कर अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन चर्चा अब भी शब्दों की सीमा लांघने की ही है, जिस पर अब बीजेपी भी चटकारे ले रही है। अगर शशि थरूर भारत की शौर्य गाथा की प्रशंसा करते हैं तो इस पर कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठता है। तो कांग्रेसी आप लोगों को पाकिस्तान परस्ती से इतना प्यार क्यों है? शशि थरूर ने अगर पार्टी लाइन से इतर बयान दिया है तो उस पर कांग्रेस आलाकमान को ही फैसला लेना है। फिलहाल तो इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर ऐसा कर चुके हैं। 2 मई को प्रधानमंत्री ने केरल में बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया था। उस वक्त थरूर ने पीएम के साथ मंच साझा किया था। प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि शशि थरूर यहां बैठे हैं, इससे कुछ लोगों की नींद खराब होगी। मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग में बोलते हुए थरूर ने स्वीकार किया था कि यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख का विरोध करना मेरी गलती थी। फरवरी 2025 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को शशि थरूर ने महत्वपूर्ण बताया था। थरूर ने कहा था कि मैं पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बोल रहा हूं। अब ये संयोग है या फिर प्रयोग, इसे या तो शशि थरूर जानते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी। इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं, सुनिए। देखिए, फरवरी में उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे केरला में आप काम दीजिए। अब केरल की पॉलिटिक्स में क्या है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के पास काफ़ी बड़े नेता हैं और थरूर साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता रहे हैं, तो एकदम से कांग्रेस पार्टी उन्हें वहाँ सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर सकती थी, तो वहाँ से लड़ाई शुरू। लेकिन समस्या यहाँ पे आई कि पार्टी से बिना पूछे, खड़गे साहब से बिना पूछे थरूर साहब जो है वो सरकार के साथ डेलीगेशन में गए और अब उनके जो बयान है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी जो UPA 1 और UPA 2 का कार्यकाल था, जो भी उनमें बातें थी उन सब के खिलाफ उनके स्टेटमेंट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पर अटैक कर रही है, आगे का रास्ता और कठिन होगा। वक्त वक्त पर इस बात की अटकलें लगती रही हैं कि शशि थरूर पार्टी से नाराज हैं। ये अटकलें क्यों लगती हैं, इसके कई कारण हैं। पहला, कांग्रेस में शशि थरूर सियासी हाशिए पर हैं। कांग्रेस में थरूर के पास संगठन में कोई अहम पद नहीं है। दूसरा, कांग्रेस थरूर को बोलने का मौका नहीं देती। शशि थरूर इस बात की शिकायत राहुल गांधी से कर चुके हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तीसरा,
थरूर अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया था। 2019 से 24 तक अधीर रंजन चौधरी और अब राहुल गांधी इस पद पर हैं। ये भी उनकी नाराजगी के पीछे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और चौथा, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से थरूर की छुट्टी। शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस का यह संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। शशि थरूर कांग्रेस से 4 बार लगातार तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद चुने गए हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से उनका कद घटता जा रहा है। अपनी ही पार्टी में वो अपनों के निशाने पर हैं। करने को हम कुछ और भी कर सकते हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। तो क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खुद वापस आएगा? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल प्रासंगिक हो गया है। पहलगाम अटैक और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसके मुताबिक पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद ये मान लेना चाहिए कि पीओके युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर ये हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? आज भारत की बात में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारत माता की, भारत माता की। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम नागरिक, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कश्मीर सॉल्व। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हुंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना ये सरकार का सिर्फ एक डायलॉग भर है या फिर वाकई उसे वापस लाने की जमीन तैयार हो रही है? करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए।
शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने कुछ जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल भी पैदा किए हैं। भारत माता की! रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन रास्ता शक्ति के साथ संयम का चुना। तो क्या रक्षा मंत्री का इशारा पीओके की तरफ है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उस वक्त शक्ति के इस्तेमाल से पाकिस्तान को हासिल किया जा सकता था, लेकिन देश ने संयम का रास्ता चुना, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बात तो अब सिर्फ पीओके पर होगी। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। संदेश साफ है कि अब कूटनीति के जरिए पीओके को वापस लाने की तैयारी है और रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीओके हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठाएगा और कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ और भारत में शामिल रहूंगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। ये बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो हम इस समय पहले लेवल पर हैं, जिसे हम कहते हैं, दोनों कंबाइंड है। स्ट्रेटेजिक डिले मैं आज नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा, परसों नहीं लूँगा, और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यानी उसको समझने नहीं देते कि अब भारत क्या करेगा। तो ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि आना तो है हमारे पास, अब उसके लोग जब तंग आ जाएंगे वहाँ की फ़ौज के साथ, क्योंकि एक मेरा कहना है और मैं भी एक संदेश अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को दे रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी फौज है। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पीओके खुद वापस आएगा, लेकिन ये होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है। 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके का बार बार जिक्र करना और पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर कर देना, ये बातें क्या देश की बदली हुई नीति की तरफ इशारा करती हैं? क्योंकि पीओके को वापस लाने के तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए और दूसरा रास्ता है युद्ध का। मोदी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर होना होगा और पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2019 में जब देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर ये बयान दिया था, तो मानो पूरे देश की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। गृह मंत्री ने बात बिल्कुल सटीक कही थी, क्योंकि पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का मुकुट है। गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान तक जमीन पर मौजूद वो जन्नत जो अखंड भारत की तस्वीर को पूरा करती है।
पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का और बचा हुआ तीसरा हिस्सा पीओके है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया है। दूसरा हिस्सा यानी गिलगित में 14 जिले हैं और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा पीओके के पास है, उसमें सिर्फ 10 जिले आते हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात न की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों बाद से। 1947 का वो वक्त जब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला किया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे और न ही पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। चौबीस अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने राजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उसी दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी बार बार पीओके को वापस लाने की बात दोहराती रही है और पिछली सरकार से कहां चूक हुई ये बात याद दिलाती रही है। पीओके को लेकर देश के मन में क्या भावना है उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए जो मध्य प्रदेश के सतना से आई। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलने पहुंचे तो दीक्षा देने के बाद जगत गुरु ने गुरु दक्षिणा में थल सेना प्रमुख से पीओके मांग लिया। मैंने उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। थल सेना प्रमुख ने वादा किया कि गुरु दक्षिणा जरूर मिलेगी। भारत की संसद में बाकायदा पीओके वापस लाने का प्रस्ताव पास हो चुका है और मोदी सरकार के ताजा बयानों से पीओके के वापस आने की रूपरेखा का भी पता चल रहा है।
मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भला पीओके खुद क्यों आएगा, और अगर खुद ही आना होता तो इतने साल बीत गए, तब क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब है पीओके की हर दिन बदतर होती हालत और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ उनकी नाराजगी। पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके को आतंक के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें से ज्यादातर पीओके में मौजूद थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसी तस्वीरें आम हैं, जहां हर कोने में विरोध के सुर सुनाई देते हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, मीरपुर और कोटली जैसे इलाके आते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन फायदे के लिए पाकिस्तान ने इन हिस्सों को बेहद बदसूरत बना रखा है। मीरपुर से लेकर भिंबर वैली तक रहने वाले लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर श्रीनगर, सोनमर्ग और गुलमर्ग वाली जिंदगी को जीना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जो विकास की नई उड़ान भर रहा है, जहां रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव खड़ी हो रही है, स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,20,204 करोड़ रुपए है, जबकि पीओके की जीडीपी हमसे 1/3 यानी 77,723 करोड़। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 1,06,641 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि पीओके के लिए 7,921 करोड़ का। जम्मू कश्मीर में 35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6। और ये तो सिर्फ झांकी है, ऐसे कई मापदंड हैं जहां पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जम्मू कश्मीर के सामने कहीं नहीं टिकता। जो पीओके में लोग रहते हैं उनको पता लग रहा है कि भारत कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है पूरा का पूरा हमारा, जो हिस्सा हमारे पास है इस समय, वहां पर तरक्की बेमिसाल है। अब हमारी जो पर कैपिटा है कश्मीर में वो 6 गुना ज्यादा है कंपेयर टू पीओके। फिर हमारे पास अस्पताल हैं, रेलवे है, हमारे पास एयरपोर्ट्स, वहाँ पे आप देखिएगा, स्कूल देखिएगा, कॉलेज देखिएगा कि हमारा यहाँ पर भविष्य कोई नहीं है। आतंकिस्तान के साथ खुद ब खुद दबाव डालेंगे। पहले भी दबाव पड़ा है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अब समझिए किसके पास अखंड जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,437 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर और चीन के पास 42,685 वर्ग किलोमीटर का इलाका। मतलब यह है कि जितना हिस्सा भारत के पास है, उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके अगर भारत के पास आ गया तो क्या होगा, वो देखिए। पीओके हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो हर तरीके के अलगाववाद से लेकर आतंकवाद तक और कश्मीर घाटी में होने वाली तमाम भारत विरोधी गतिविधियों का अंत हो जाएगा। अगर पीओके हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो देश के 2 दुश्मन एक साथ कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच का संपर्क टूट जाएगा, जो पीओके के जरिए एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। पीओके हासिल होगा तो भारत की सीमाएं सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।